नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज का जो अपना टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है सरसों की खेती यानी कि मस्टर्ड कल्टीवेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे डिटेल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत ही डिटेल में और स्पष्ट तरीके से सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और वो भी बिना किसी इधर उधर की बातों के। तो चलिए हम लोग अपना सबसे पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं मस्टर्ड के बारे में कि क्या सामान्य तौर पर आपको क्या इसके बारे में जो है बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ये ऑयल सीड के अंदर, यानी कि अगर बात की जाए तिलहन जो फसलें होती हैं उनके अंदर पूछा जाए यदि आपसे कि जो सरसों है उसका कौन सा स्थान है, तो चौथे स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा इसको जो है कल्टीवेट किया जाता है और प्रोडक्शन इसका किया जाता है। वहीं बात की जाए तो आपका जो टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसमें रेप एंड मस्टर्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 28% है। कितना? 28.6% जो है कंट्रीब्यूशन है। आफ्टर सोयाबीन एंड पाम ऑयल तीसरी महत्वपूर्ण ऑयल सीड है ये पूरे विश्व में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली बात कि जो सरसों में आपने देखा होगा, यदि जब कभी भी आप सब्जी बनाते हैं या उसको कढ़ाई में गर्म करते हैं तो आपकी आंखों में थोड़ा सा जो है एक आंखों से आंसू निकलता होगा, थोड़ा सा, है ना। आंसू निकलते हैं आंखों में, थोड़ा सा लगता होगा, झार जिसको बोलते हैं, झार सी लगती होगी आंखों में। ठीक है, यदि आपका सरसों का तेल बिल्कुल प्योर ओरिजिनल है तो ऐसा क्यों होता है, किस केमिकल के कारण? तो इसमें होता है आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है? आइसोथायोसाइनेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे जरूर बन सकता है आपका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जब भी मैं बताया करूँ तो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए, जहां मैं अंडरलाइन किया करूँ उस चीज को जरूर नोट डाउन कर लिया करिए अपने कॉपी में, क्योंकि वही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलें आगे। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो आइसोथाइसाइनेट है आपका, ये किसके कारण जो है आपका बन जाता है ऐसा? तो जो ग्लूकोसिनेट्स होते हैं उनका जो हाइड्रोलिसिस होता है जब, तब ये चीज़ें जो है फॉर्मेशन हो जाती हैं और ये जो पंजेंसी है ये आपकी मस्टर्ड में दिखने लगती है। हालांकि जो ये टॉक्सिक ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं इस केक के कारण, यानी कि इस केमिकल कंपाउंड के होने के कारण, जो आपका इसका केक होता है यानी जो खरी होती है इसकी, तो वो अनसुटेबल बताई जाती है सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए फॉर ह्यूमन एंड कैटल के लिए, क्योंकि उससे खाने से ग्वाइटर हो जाता है और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको भी काफ़ी अफेक्ट करती है। वो कुल मिला के अच्छी नहीं होती है और इसीलिए उसको जो है कभी डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, उसको मिक्स कर चीज़ों में दिया जाता है और एक लिमिट में दिया जाता है उसको। जो अपर लिमिट इस फिक्स्ड है, जैसे कि बाई गवर्नमेंट 0.5% ही उसमें जो है आप इसको दे सकते हैं कैटल को फीड करने के लिए। वहीं अगर पूछा जाए आपसे कि तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, इसमें यही रहेगा कि जो आपका इट केक है, जो मस्टर्ड केक है वो अनसुटेबल है। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर ह्यूमन बोथ एंड कैटल। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा आपका ये वाला कि अगर आपसे पूछ लिया कि पहली वैरायटी जो है मस्टर्ड की बताइए, ब्रासिका एजेंसिया आप इसका बोटानिकल नेम होता है, तो कौन सी है? पूसा जय किसान, जिसको आप बायो 902 के नाम से भी कहीं देख सकते हैं। तो ये जो है आपकी पूसा जय किसान पहली वैरायटी है, किसके द्वारा डेवलप की गई? तो प्रोफेसर वीएल चोपड़ा और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने ये वैरायटी डेवलप की थी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के मेथड के थ्रू। पूछा जाए कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो 115 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। बोल्ड सीडेड, यानी कि जो इसके सीड थे, यानी जो बीज था वो थोड़ा बोल्ड थे, यानी कि बड़े सीड होते थे इसके। थोड़ा ईल्ड पूछी जाए, यानी कि 1 हेक्टेयर में, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कितने होते हैं, इससे आपका इंटरेक्शन होगा। यदि आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, इसलिए आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो 1 हेक्टेयर में 19 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है इसकी उत्पादकता देखी गई है। ऑयल परसेंटेज बात करें सरसों के बीज में तो 40% देखा गया है। अब बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में कि कैसा क्लाइमेट इसको पसंद है। तो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का क्लाइमेट इसको टेम्परेचर यानी कि क्लाइमेट के अंदर पसंद होता है। रेनफॉल इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, 25 से 40 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। सोइंग टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस हो। हार्वेस्टिंग टेम्परेचर 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस हो। तो यदि इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि आपसे मैं पूछूं तो बहुत इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बहुत ही कम लोग होंगे जो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कि बताइए कि ये खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है? तो अब टेम्परेचर आपको पता चल गया तो इससे तो आप इजीली बता सकते हैं, रटना जरूरी नहीं है। यदि आपको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स पता है क्रॉप की तब भी आप बता सकते हैं कि वो खरीफ क्रॉप है या
रबी क्रॉप है। अच्छा चलिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना था खरीफ, रबी और जायद में। देखिए जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर जहाँ थोड़ा जगह हो, यहीं पर जगह है। जैसे देखिए जायद क्रॉप, इसको कब बोया जाता है? मार्च और जुलाई की में। कब? मार्च और जुलाई के बीच में। जायद के बाद आपकी आती है खरीफ क्रॉप। क्या आती है? खरीफ क्रॉप। इसको बोया जाता है कब? जून से। जून जुलाई से जो लेकर जो है सितंबर तक इसको जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर तक। फिर रबी कब आती है? तो रबी आपकी यहीं जहाँ से खरीफ खत्म होती है वहीं से सितंबर अक्टूबर से आप कह दीजिए, एक तरीके से अक्टूबर कह लीजिए आप। अक्टूबर से जो है आपकी वही जनवरी फरवरी तक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी सीरीज चलती है। तो एक सीरीज मैं इसमें ये बताना चाहता था कि आप इस तरीके से याद करें कि पहले जैद आएगा, फिर खरीफ आएगा, फिर रबी आएगा। ठीक है, जैद, जेड आर, जेड के आर, ऐसे जेड यानी कि जैद, खरीफ और रबी, इस तरीके से सीरीज याद रखिए। ठीक है, जेड के आर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये कि यदि आपसे पूछा जाए कि चलिए अच्छा वो रहने दीजिए, वो मैं आपको किसी और सेशन में बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें सॉइल कैसी ज़रूरत है मस्टर्ड को, तो ये आप बताएंगे कि लाइट टू हैवी सॉइल इसमें गुड होती है मस्टर्ड एंड रेपसीड कल्टीवेशन के लिए। हालांकि कुछ इसमें वैरायटीज़ हैं, जैसे कि राया जो वैरायटी है उसके लिए सभी तरह की सॉइल चल जाती हैं, और जो तोरिया क्रॉप वाली जो वैरायटी है उसमें लोग टू हैवी सॉइल चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये कभी कभी जो है पेन गड़बड़ हो जाता है। और जो आपकी टर्मीरा जो क्रॉप है, यानी जो ये वाली वैरायटी है, इसको सैंडी से सैंडी लोम सॉइल चाहिए। यानी कुल मिला के आपको लोमी सॉइल यानी सैंडी लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट रहेगी। और रेप सीड वैसे बेसिकली देखा जाए सुटेबल तो लाइट एंड हैवी सॉइल आप बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, लाइट टू हैवी सॉइल। अब पॉपुलर वैरायटीज देखा जाए इनके ईल्ड के साथ तोरिया वैरायटीज में, तो जैसे कि PBT 37 है, तो इसका बस आप एक बार देख लीजिए एट अ ग्लांस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वैरायटी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि PBT 37 है तो ये अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है, 91 दिन में मैच्योर हो जाती है, यानी कि 91 दिन में आप इसको कटाई कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर द तोरिया वीट कल्टीवेशन, और सीड आर डार्क ब्राउन एंड बोल्ड इनसाइड। इट गिव्स एवरेज ईल्ड, यानी कि जो इसकी उत्पादकता होगी 5.4 क्विंटल प्रति एकड़ होगी। एक एकड़ में कितने बीघे होते हैं ये भी आप बताएं। सीड कंटेन करता है 41.7% ऑयल। TL 15 है तो ये भी अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है, 88 दिन में तैयार हो जाती है। एवरेज यील्ड देखा जाए तो 4.5 क्विंटल प्रति एकड़ का जो है इसमें यील्ड देखा गया है। TL 17 की बात की जाए तो रेडी टू हार्वेस्ट इन 90 डेज। ठीक है, 3 महीने में तैयार हो जाती है, और मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए बेस्ट है। एवरेज यील्ड देखा जाए तो 5.2 क्विंटल प्रति एकड़ देखा गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी आपकी कैनोला टाइप वाली है, जैसे कि ऑयल फॉर कैनोला वैरायटी इज गुड फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन, ये गोभी सरसों के नाम से जो है फेमस है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट और तो कोई है नहीं, बस आप एट अ ग्लांस इसको देख सकते हैं। ठीक है, इनमें देखिए जो गोभी सरसों है इसमें ऑयल का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? ये जो आपकी तोरिया वैरायटीज़ हैं इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करें इंडियन मस्टर्ड में, तो आप इंडियन मस्टर्ड में देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू, नॉर्थ, ये सब यहाँ उगाया जा सकता है RH0749 को। और हाई यील्डिंग वैरायटी है, मोर नंबर ऑफ सीड्स पर सिलिक्यू। ठीक है, ये सिलिक्यू क्या होता है? क्या ये रो कॉलम से मतलब है क्या इसका, जरा बताइए। और 140 से 148 दिन में तैयार होता है, 10.5 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी यील्ड है। ये बाकी RH वगैरह ये आप देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइवेट कंपनी वैरायटीज़ ऑफ मस्टर्ड जैसे कि पायनियर 45742, ये जो है प्राइवेट कंपनीज इन वैरायटीज़ को उगाती हैं अपने कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पायनियर 45S42, 45S35 पायनियर की, और पायनियर 45S46। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर पायनियर कहीं वर्ड देखें और उसके बाद 45 लगा हो, एस लगा हो, फिर 42 35 46 लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि मस्टर्ड की वैरायटी है। नेक्स्ट बात करें राया की, तो राया भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसमें जानना है इसके बारे में। अब अदर स्टेट वैरायटीज़ कुछ इस तरीके की, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि इंपॉर्टेंट है आपकी एक पूसा अगरानी, ये अंडर इरीगेटेड कंडीशन की है, सुटेबल फॉर अर्ली एंड लेट सोन एरियाज। रेडी टू हार्वेस्ट इन 110 दिन में तैयार हो जाती है, 7.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखा गया, 40% इसमें ऑयल कंटेंट देखा जाता है। ठीक है, ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट थी, और इसमें आपका कुछ और इम्पॉर्टेंट इसमें इतना नहीं है। एक NPJ 112 याद रखिएगा, सुटेबल फॉर अर्ली सोन एरियाज, एंड एवरेज यील्ड इसका 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
प्रति एकड़ है, सॉरी हेक्टेयर नहीं। तो अब ये जो आपके अरुण कात्यायन के बुक में है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी जो है पीछे दी हुई थी, ये तो एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास हो उसके लिए थी। हालांकि एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखना है, जितने काम की उतनी रखना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया वो चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है ये टेबल जो है। जैसे कि इंडियन ग्रुप में आपकी आती है सरसों, जिसको आप रेप सीड बोलते हैं, तो वो है उसमें जो है ऑयल देखा गया है 35 से 48%, जो कि स्पेसी होती है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और जिसको सरसों भी आप बोलते हैं, और बी कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा के नाम से भी इसको आप जानते हैं। और एरिया ऑफ कल्टीवेशन देखें तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और पंजाब में इसको कल्टीवेट किया जाता है। लोकल नेम इसका जो है येलो सरसों, यानी कि जो पीला सरसों होता है, और एक ब्राउन सरसों। तो ये जो ऊपर वाला ये पीला सरसों है, और ये जो वैरायटी डाइकोटोमा की है ये ब्राउन सरसों वाली है। क्रोमोसोम नंबर देखें तो TN इक्वल टू 20 और 20 दोनों में होगा। तोरिया के वैरायटी के अंदर जो इंडियन ग्रुप डिवाइड किया गया है वो है, उसमें देखा जाता है ऑयल का कंटेंट 33 से 46%, और इसमें जो है आपका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी येलो तोरिया की है, और एक नीचे ब्लैक तोरिया है जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम, ये दोनों ही जगह जो है आपकी कल्टीवेट होती हैं, तीनों जगह, और दोनों में सेम, यानी जो रीजन्स ऑफ कल्टीवेशन सेम रहेंगे। और लोकल नेम्स को येलो तोरिया और ब्लैक तोरिया के नाम से जानते हैं। इसमें भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो BC रहेगा। तो यानी कि जो ए सरसों, यानी कि जो पहला जो डिवाइड किया गया है इंडियन ग्रुप वो सरसों का है, फिर तोरिया का है, तो दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर है ये कॉमन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक आती है राई, ठीक है, राई मस्टर्ड, इसमें 30 से 38% जो है ऑयल कंटेंट होता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम आप ये यूँ कहें कि स्पीसी है वो जंसिया है, ब्रासिका जंसिया, और रगुसा और निगरा भी आप बोलते हैं। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में इसको कल्टीवेट किया जाता है, और इसका लोकल नाम है इंडियन मस्टर्ड राई, लाहा राया, पहाड़ी राई, ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड, बनारसी राई, ये सब बोला जाता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 36 का होता है, और 16, 2n इक्वल टू 36, 36 और 16, यानी कि जो आपका ब्रासिका निगरा है इसका 16 होगा, और जो ब्रासिका जेंसिया और ब्रासिका रुगोसा है ये 36, 36 क्रोमोसोम नंबर होगा। नेक्स्ट जो आपकी वैरायटी है तारामीरा और तारावाली, इसमें 35% ऑयल कंटेंट देखा गया है। इसका जो स्पीसीज है वो है इरूका सटाइवा। ओरिजिन इसका आपका जो साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में देखा गया, न्यूली इवॉल्व स्पीसीज है, और जो सूखे क्षेत्र हैं, यानी कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती, वहाँ इसका जो है कल्टीवेशन सुटेबल बताया गया है। कॉमन नेम इसका है रॉकेट क्रैश, और इसका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। और क्रोमोसोम नंबर इसका है 22, कितना है, 2n इक्वल टू 22 होगा। लास्ट है आपकी व्हाइट मस्टर्ड, जिसमें 27%, यानी कि बहुत कम ऑयल कंटेंट देखा जाता है, ब्रासिका अल्बा या ब्रासिका हेल्टा के नाम से इसको आप जानते हैं। और ये फर्स्ट ऑयल पहले जो है रशिया में उगाई जाती थी इसको, हालांकि अब इतना उगाई नहीं जाती, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं उगाने का, क्योंकि इसमें जब इतना कम ऑयल कंटेंट मिल रहा है। देखिए ये सरसों का पेड़ है, कितना अच्छा लगता है। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो वही बात मैंने जो आपको हमेशा बताई है कि फाइन सीड बीड की ज़रूरत होती है। अब आपको कितनी बार आप उसमें प्लाव करते हैं, और ये आप डिपेंड करता है आपके सॉइल कंडीशन पर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइन सीड बीड करनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें 2-3 बार आप कर सकते हैं प्लाविंग बाय हैरोइंग, और फिर उसके बाद हर प्लाव के बाद एक प्लैंकिंग जरूरी है, जिससे कि ये ऐसा क्यों जरूरी होता है, जिससे कि आपकी मॉइस्ट एंड यूनिफॉर्म सीड बेड तैयार हो और जर्मिनेशन सीड का अच्छे तरीके से हो। टाइम ऑफ सोविंग की बात करें तो सितंबर से जो अक्टूबर का मंथ होता है, इसमें आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। वहीं बात की जाए तोरिया क्रॉप की, तो इसको आप फर्स्ट नाइट ऑफ सितंबर, यानी कि पहले 14 दिन, यानी कि आधे महीने के अंदर सितंबर के इसको बो देना चाहिए। अफ्रीकन सरसों जो तारामीरा है उसको अक्टूबर के मंथ में आप बुआई कर सकते हैं। जो राई है उसको आप मिड अक्टूबर और नवंबर के एंड तक आप इसको बो सकते हैं। और रेप सीड मस्टर्ड, यानी कि जो है आपकी, ये डिपेंड करेगा कल्टीवेशन ऑफ मेन क्रॉप के ऊपर। एज ए इंटरकल्चर उसको आप यूज करते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो रो टू डिस्टेंस आपके 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्लांट टू प्लांट 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं गोभी सरसों के लिए 45 सेंटीमीटर रोज में, और प्लांट में 10 सेंटीमीटर, वही सेम चीज़ है, बस गोभी में थोड़ा जो रो का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, बट प्लांट टू प्लांट सेम रहेगा। सोइंग डेप्थ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर के गहराई में जो है इसके बीज होने चाहिए। मेथड ऑफ सोइंग आप सीड ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं। सीड की बात करें तो सीड रेट आपका 1.5 किलो सीड प्रति एकड़ आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। और थिनिंग ऑपरेशंस करिए लगभग जो है 3 से 4 हफ्ते बाद, जब भी आप बुआई करते हैं उसके 3 से 4 हफ्ते बाद आप जो है इसमें थिनिंग करते रहिए। थिनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, यदि आप नहीं जानते हैं तो एक बार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, जिससे कि एक क्यूरियोसिटी बनी रहे आपके पास।
और यदि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो आप गूगल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, यदि नहीं है तो अगले नेक्स्ट वीडियो में थिनिंग का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। हालांकि मैंने पहले बताया, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं वो इस चीज़ों से भली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो थीरम का यूज कर सकते हैं यहाँ पर @3 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड के लिए। जो आपके बीज का उपचार जिसको बोलते हैं आप, यानी कि यदि बीज के कारण कोई रोग उत्पन्न होता है आपके पौधे में, तो थीरम का जो है आप प्रयोग करके उसे यदि उसका उपचार करेंगे तो उसमें बीज जैसी जो उत्पन्न रोग होते हैं वो उसमें दिखाई नहीं देंगे आपको। फर्टिलाइजर की बात करें तो क्रॉप जैसे कि आपकी तोरिया होगी वैरायटी, उसमें यूरिया 55 दे सकते हैं आप। और एसएसपी जो आपकी है यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसमें 50 किलोग्राम इसमें दे सकते हैं। और म्यूरेट ऑफ पोटास डिपेंड करेगा कि आप यदि आप सॉइल टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा है। और ग्राया और गोभी सरसों की बात करें तो 90 यूरिया इसके लिए है, 75 इसके लिए है, 10 म्यूरेट ऑफ पोटास की बात की गई है। यदि प्रति एकड़ बात की जाए तोरिया और राया की तो 25 8 40 12। और सॉइल मेरे हिसाब से ये जो आपको दिए हुए हैं न्यूट्रिएंट ना, तो ये तो एक तरीके से आपके रिकमेंडेड है एक तरीके से, मतलब इतनी अगर आपकी सुटेबल जो सॉइल है यदि वो अच्छी कंडीशन में है तो ये आप इतना जो है उसमें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आफ्टर सॉइल टेस्ट, यानी जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ आप अपनी मृदा को ले जाइए, अपने सॉइल को ले जाइए और उसका टेस्ट करा लीजिए। उसके बाद यदि आप जो है बुआई करते हैं तो आपको एक अच्छी उत्पादन या ये कहे कि उत्पादकता आपको जो है आपकी सॉइल जमीन देती है और एक बेहतर मुनाफा किसान आसानी से कमा सकता है। फर्टिलाइजर की यानी कि बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सॉइल टेस्ट करा लें तो बहुत बेहतर है। और रेशियोज में यदि बात की जाए तो वही 40-12-6 का रेशियो होता है एनपीके का। नेक्स्ट बात करें वीड कंट्रोल के बारे में, तो वीड कंट्रोल आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि जो तोरिया क्रॉप है इसमें प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के दौरान, यानी कि जब आपने बुआई करने से पहले आपको क्या डालना है वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि ट्राइफ्लूरालीन एक आती है, इसको 400 ml जो है ट्राइफ्लूरालीन को लेकर 200 लीटर ऑफ पानी में जब आप इसको डाल देंगे तो इसका घोल तैयार हो जाएगा 200 पर एकड़ के लिए, यानी कि 1 एकड़ के लिए जो है ये घोल तैयार हो जाएगा और फिर आप इसका आराम आराम से जो है छिड़काव कर दीजिए। वहीं राई क्रॉप की बात करें, जो राई होती है उसमें आप जो है आइसोप्रोटोलिनॉन जो आता है दवा आती है, उसका जो है 400 ग्राम उसका क्वांटिटी लें और उसको 200 लीटर पानी में घोल लीजिए। बोने के 2 दिन पहले उसका आप जो है वहाँ पर छिड़काव कर दीजिए। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके जो खरपतवार हैं आपके खेत में वो दिखाई नहीं देंगे। इरिगेशन की बात करें तो इसमें जो है प्री सोइंग इरिगेशन बिफोर सोइंग ऑफ सीड बहुत ज़रूरी है, यानी कि बोने से पहले आपको एक बार इरिगेट कर देना है फील्ड। और यदि आपको अच्छी ग्रोथ लेनी है तो इसमें 3 इरिगेशन जो है अप्लाई की जाती हैं आपकी, लगभग 3-3 सप्ताह में जो है आपको इसमें इरिगेशन देना होता है। गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर होना जरूरी है सॉइल में, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो नमी यानी कि जो है आपकी भूमि में वो बनी रहे। इसलिए खाद का जो जैविक खाद होती है उसका डालना जो है भूमि पर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैविक खाद ही आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट और जो उसके नमी को बरकरार रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें, यानी कि अपने पौधे का संरक्षण आप कैसे करेंगे कीट और पतंगों से, तो अफिड एक जो बहुत मेन पाया गया है पतंग यानी कीट जो पाया गया है सरसों के खेत में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको सबसे पहली बात तो आपको समय से यदि आप बुआई कर देते हैं तो इसकी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन इसके अटैक पे यानी कि इसके आक्रमण पर होता क्या है कि जो आपका प्लांट है वो कमज़ोर हो जाता है और उसमें जो है कलर उसका थोड़ा फेड हो जाता है और प्लांट आपका छोटे हाइट में जो है यानी जो उसकी ऊंचाई होगी वो कम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि यदि आप जो है ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो उसके कारण भी जो है एफिड उसमें आ जाते हैं। तो इस चीज़ को इसका निवारण करने के लिए यानी कि इसका उपचार करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें जो है थायामिथॉक्साइन जो आता है, थायामिथॉक्सेम जो आता है 80 ग्राम, या क्यूनाल फॉस या ऑक्सीडेमटॉन का यूज़ करके, या क्लोरपायरीफॉस एक दवा होती है यहाँ पर जो लिखी हुई है, इसको 200 ml से 200 ml क्वांटिटी में लेकर 100 से 125 लीटर पानी में जो है 1 एकड़ के लिए इतनी क्वांटिटी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि आपको इससे निजात मिल जाएगी एफिड के आक्रमण से। पेंटेड बग एक होता है, तो ये क्या होता है कि ये जर्मिनेशन स्टेज को जो है क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और मेच्योरिटी स्टेज को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये जो आपका जो सेल सैप होता है जो आपके पौधे में उसको सक कर लेता है। इससे क्या होता है कि पौधा अल्टीमेटली सूख जाता है और फलियां उसमें और जो फूल है वो बन नहीं पाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन 3 to 4 वीक्स आफ्टर सोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग पेस्ट पॉल्यूशन,
यानी कि यदि आपने जो है सिंचाई जो है 3 to 4 वीक्स आफ्टर सोइंग किया है, मतलब बोने के 3 से 4 हफ्ते बाद आपको सिंचाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 3 हफ्ते बाद लगभग 3 से 4 हफ्ते के अंतराल में ही आपको इसमें जो है सिंचाई देनी होती है। तो यदि आपको पेंटेड बग से निजात पाना है, इससे इसका जो उपचार है वो मैलाथियान का प्रयोग कर सकते हैं 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। एक इसमें जो है पाया गया कीट वो है हेरी कैटरपिलर। तो ये जो है पत्तियों को खाता है और उसको फिर पत्तियां पूरी खाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसके उपचार के लिए आप जो है मैलाथियान का भी प्रयोग कर सकते हैं 5%, या फिर डाइक्लोरोवॉस आती है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। डिसीज की बात करें यानी कि रोगों की बात करें तो इसमें रोग पाया गया है एक ब्लाइट। इसमें क्या होता है कि आपके पत्तियों पे डार्क यानी कि गहरे भूरे चित्ते पड़ जाते हैं और सफ़ेद सफ़ेद जो है कभी कभी उसमें आपने देखा हो तो सरसों के पत्तियों में जो है धब्बे पड़े होते हैं उनकी, कभी कभी तनों पे देखेंगे आप उनके, या फिर आप पत्तियों में देखेंगे, या फिर फलियां होती हैं उनमें पड़े रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ब्लाइट के अंदर देखी जाती हैं। इसके उपचार के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें M45 या कैप्टान का प्रयोग कर सकते हैं 260 ग्राम प्रति 100 लीटर ऑफ वाटर में 1 एकड़ के लिए। ठीक है, ये नेसेसरी है कि आप हर 15 दिन में इसको छिड़काव कर लीजिए जिससे कि आपको ब्लाइट की जो है समस्या ना दिखाई दे। नेक्स्ट है आपकी डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, व्हाइटिश ग्रोथ यानी सफ़ेद सफ़ेद जो है पत्तियों के नीचे आपको जो है पाउडर टाइप का दिखेगा कुछ मटेरियल। तो ये उससे आप समझ जाएंगे कि आपका जो है डाउनी मिल्ड्यू का इसमें क्या है, आक्रमण हो चुका है, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग अब इसमें दिखने लगे हैं और आपकी प्रभावित हो गई है पौधा डाउनी मिल्ड्यू से। येलो कलरेशन यानी कि हल्का सा जो है आपको पीलापन भी दिखेगा पौधे के अंदर। ये जो है इसका आप उपचार कर सकते हैं M45 एंडोफिल M45 से 400 ग्राम पर लेकर 150 लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर हर 15 दिन में यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू जैसी समस्या से निजात पा जाएंगे। एक वाइट रस्ट एक समस्या देखी जाती है, तो ये आपकी जो वाइट पुस्ट्यूल्स बना लेती है आपकी लीव्स स्टेम्स और फ्लावर पर। तो इसका आप जो है उपचार कर सकते हैं मैनकोजेब और मेटाक्सिल का प्रयोग करके, और ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से यदि आप इसका छिड़काव कर यदि करते हैं तो जो है आपको वाइट रस्ट से समस्या से निजात मिल जाती है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो 110 से 140 दिन में लगभग सारी जो है आपकी जो मस्टर्ड की वैरायटीज़ हैं वो तैयार हो जाती हैं। कम से कम 90 दिन या 88 दिन और मैक्सिमम 140 दिन में सरसों तैयार हो जाता है। डिपेंड करता है किस्म कैसी है, कौन सी किस्म है। जो है कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो 88 दिन में 80 दिन में ही तैयार हो जाती हैं, कुछ वैरायटीज़ हैं जो 90 दिन में, कुछ 140 दिन में। तो डिपेंड करता है कि कौन सी किस्म आप उसमें बो रहे हैं, उसी हिसाब से जो है उसकी कटाई का समय भी होता है। हार्वेस्ट क्रॉप की बात करें तो कब आपको इसकी कटाई करनी चाहिए, तो जब आपके फल हैं यानी कि जो फलियां हैं वो थोड़ा सा पीली हो जाएं या फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाएं, बजने लगे हल्का सा वो, तो तब उनकी कटाई कर लेना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि कटाई करते समय उनकी जो फलियां हैं वो टूटे ना, बिखरे ना, और सुबह के समय ही इसकी जो है कटाई करें जिससे कि क्या थोड़ा सा नमी रहे पॉट्स में और वो बिखरने का उसमें बीज का जो है चांसेस कम हो जाए। हसिया वगैरह से जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कटाई करने के लिए। 7 से 10 दिन तक जो है इसको काटने के बाद आप इसको रख दीजिए और उसको सूखने दीजिए। जब अच्छे से सूख जाए तब इसकी आप थ्रेसिंग करवाइए, और लगभग इसमें 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जो है यील्ड आपको देखी गई है मस्टर्ड में। रेप सीड क्या होता है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है कि रेप सीड में आपका 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जो मस्टर्ड है उसमें 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये मस्टर्ड और रेप सीड में क्या डिफरेंस है, देखिए जो मस्टर्ड होती है बेसिकली ये आपका जो है कैटल फीडिंग वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, वही जो मस्टर्ड है ये आपके वेजिटेबल ऑयल की तरह ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है रेप सीड और मस्टर्ड का। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है सेशन। अब देखिए पोस्ट हार्वेस्ट में क्या कर सकते हैं कि जो आपकी क्लीन सीड है यानी कि आप जो सुखा दिया है जिनको आपने, तो उनको साफ कर लीजिए अच्छे से, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, उसको धूप में रख दीजिए 4 से 5 दिन के लिए, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो कम से कम जो है 8% तक आ जाए। यदि 8% तक आ जाता है तो उसको आप जो है आसानी से और अपने बोरों में यानी जो गनी बैग्स होते हैं या फिर बीन या कि यदि कोई आपने जो है बॉक्स टाइप का बना रखा है तो उसमें आप उसको फिल कर आसानी से रख सकते हैं। फिर आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको स्टोर करने में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो मॉइस्चर देखा जाएगा सीड में यानी कि बीज के अंदर जो नमी होनी चाहिए वो 8% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा है तो उसमें जो है कीट पतंगों का आक्रमण हो जाएगा और वो फल आपके जो है यानी कि जो बीज है वो प्रभावित हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको मस्टर्ड कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, जो मैंने आपको बताया सिर्फ उतनी चीज़ें याद रखिए, इसके अलावा कुछ मत याद रखिए, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 जो अरुण कात्यायन है
उसको हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी का ये चैप्टर 8 है आपका, जिसके अंदर ऑयल शीट का ये क्रॉप पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी दोनों जो वॉल्यूम है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इसको कवर कर रहे हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि यूपीएससी में आपका एग्रीकल्चर मेंस, यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एग्रीकल्चर है तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टैप करना, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कोई भी आपको डाउट ना हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।